मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देख रहे हैं आरएन न्यूज स्पीकर। आइए डाल देते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों। बीकानेर नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले नई पेंशन स्कीम लागू करने के विरोध में प्रदर्शन, प्रधानमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। सीएमएचओ पद का युद्ध खत्म, एक बार फिर बीएल मीणा बने सीएमएचओ। सीएमएचओ बीएल मीणा ने संभाली कुर्सी और उधर लग गए पुतला जलाकर मुर्दाबाद के नारे। बीएसएनएल के कार्मिक अब अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे। बीएसएनएल कर्मचारियों ने राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर बीएसएनएल कार्यालय के आगे 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। गोचर की जमीन पर अतिक्रमण के बाद सरकार के पट्टे जारी करने के निर्णय का विरोध, कलेक्टर को दिया ज्ञापन। चौबीस दिसंबर को बीकानेर के वेटरनरी विश्वविद्यालय में पशुपालक मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर। और अगले 3 दिनों में बीकानेर संभाग में घने कोहरे की संभावना, मौसम विभाग ने किया अलर्ट जारी। और खादी पर 50% तक की छूट अब भी जारी, खरीदारों में अभी भी उत्साह। और खबरें विस्तार से। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले संघर्ष अभी भी जारी है। लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, ज्ञापन दिया जा रहा है। आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया, साथ ही साथ एक ज्ञापन भी दिया गया जिनमें नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस बहाल करने की मांग रखी गई। आइए हम आपको दिखाते हैं कलेक्ट्रेट पर इस बैनर के तले की एक ज्ञापन भी दिया गया और प्रदर्शन भी किया गया।
मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी के पद पर BL मीणा के पदस्थापन के बाद में एक बार बीकानेर के CMHO पद का जो संग्राम था वो खत्म हो गया है। हालांकि आज उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया और पदभार ग्रहण करने के साथ ही जो पूर्व में CMHO थे डॉक्टर चाहत, वे इस पद से मुक्त हो गए। कुल मिलाकर के BL मीणा एक बार फिर से बीकानेर मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी का पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी प्राथमिकताओं को तय कर रहे हैं। दिखाते हैं आपको मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यालय में पदभार ग्रहण करने की कुछ दृश्य। मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि मैं दोबारा यहाँ पे इनके प्यार ने वापस मेरे को यहाँ लाया। और जो भी मेरे या मेरी चिकित्सा विभाग की टीम से जितना सहयोग होगा, जो पहले हमने कोरोना काल में किया था, वही टीम हमारी प्रशासन के द्वारा, प्रशासन के सहयोग से बहुत अच्छा काम करेगी। बीकानेर के लिए 24 घंटे चिकित्सा विभाग सदैव तत्पर रहेगा। सर आगे क्या रहेगा अपने वापस ओमिक्रॉन की संभावना? सर जो भी ओमिक्रॉन जो लहर आ रही है उससे अभी बीकानेर में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यदि आ भी जाती है तो पहले जैसे हमने फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में जो काम चिकित्सा विभाग ने किया है उसी के द्वारा उससे भी तेज़ गति से हम करेंगे। चिकित्सा विभाग की टीम बहुत अच्छी वर्क कर है, अच्छा काम करती है, प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग रहता है, दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे, इसमें डरने की कोई बात नहीं। एक और जहां CMHO के पद पर डॉक्टर मीणा ने पदभार ग्रहण किया, दूसरी ओर नर्सिंग एसोसिएशन की तरफ से उनका जो है वो विरोध भी शुरू हो गया। नर्सिंग एसोसिएशन की तरफ से रवि आचार्य और उनके साथियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के साथ ही उन्होंने मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी मीणा पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने भर्ती परीक्षा के दौरान, भर्ती प्रक्रिया के दौरान जिले के अभ्यर्थियों के लिए जो पद थे वहां पर बाहरी अभ्यर्थियों को भी आवेदन स्वीकार किया। इसके अलावा उन्होंने कोरोना काल में भी कई भारी नियमितताओं और गड़बड़ी को लेकर के और आरोप लगाए। हमने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने और पत्राधान करने के बाद में रवि आचार्य से की विशेष बातचीत। BL मीणा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। BL मीणा मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। को जब सरकार ने कोर्ट ने जो आदेश जारी किया कि BL मीणा साहब को वापस बीकानेर का CMHO बनाया जाता है, उस रात से ही बीकानेर वालों में एक खौफ सा बना हुआ है। क्योंकि हमारे मेडिकल लाइन की जब बात करते हैं तो एक कोरोना काल में और BL मीणा जी के काल में एक UTP की भर्ती हुई थी, उसमें इन्होंने अपने चयनितों को प्राथमिकता दी थी। साथ ही ये जो भर्ती थी वो जिला लेवल की थी, लेकिन उन्होंने बाहरी आदमी को यहाँ इसमें मौका दिया, तो जो बीकानेर के लोग थे वो वंचित रह गए, जबकि उनका इंटरव्यू भी अच्छा हुआ था, उनके पास परसेंटेज भी अच्छे थे। तो एक तो मुख्य मांग हमारी ये है। दूसरी हमारी मुख्य मांग ये है कि अभी जो CMHO बनकर आए तब ये लोगों को ये कह रहे हैं, प्रशासन को ये कह रहे हैं कि मैंने अच्छा काम किया। मैं मीडिया के माध्यम से पूछ रहा था इन्होंने क्या अच्छा काम किया। कोविड है जो हर घर से होके निकला है, इन्होंने कहाँ रोका कोविड को? और कोविड होने के बाद जब पेशेंटों की डेथ भी कोई बीकानेर में कम नहीं हुई, ठीक है। और मेडिकल में मैंने खुद ने BL मीणा जी को फ़ोन किया था कोरोना काल में कि मुझे एम्बुलेंस प्रोवाइड की जाए, 2 घंटे तक एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं हुई, तो काहे का CMHO है ये? तो ऐसे जो हमारी कोरोना काल में दुर्गति हुई थी बीकानेर की जनता की, वो वापस हमें देखनी ना पड़े कि कोविड वापस आ रहा है।
तो इस कारण से हमारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से निवेदन है कि इनको वापस कहीं बीकानेर के अलावा कहीं और शिफ्ट किया जाए या नया CMHO दिया जाए। BSNL के कार्मिक अपनी 8 सूत्री मांग पत्र को लेकर के लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। निजीकरण का भी विरोध BSNL के कार्मिक कर रहे हैं। यहाँ पर अपनी 8 सूत्री मांग पत्र को लेकर उन्होंने न केवल कार्यालय के बाहर एक सांकेतिक धरना दिया, बल्कि उन्होंने धरने के पश्चात भी कहा कि अगर उनकी 8 सूत्री मांगे नहीं मानी जाती है तो आने वाले दिनों में वे दिल्ली में बड़ा आंदोलन करेंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर यह सांकेतिक धरना दिया गया। आइए दिखाते हैं BSNL कार्मिकों द्वारा दिए गए धरने की कुछ झलकियां। EMD प्रशासन होश में आओ BSNL प्रशासन होश में आओ अधिकारी यूनियन जिंदाबाद अधिकारी यूनियन जिंदाबाद अधिकारी यूनियन जिंदाबाद। अरे रोक लो, अब बीमा का है। BSNL एग्जीक्यूटिव की सारी एसोसिएशन ने मिलकर एक फोरम बनाया है जिसमें अगोटा, SNE और AIBSNL तीनों शामिल हैं, जो बहुत लंबे समय से हमारी लंबित मांगे थी, जिसको प्रशासन हमेशा नेगलेक्ट करे जा रहा था, लंबित किया जा रहा था, कोई भी मांगे हमारी पूरी नहीं होती। इसलिए सारी एसोसिएशन अब जो कॉमन मांगे हैं उस पर सब इकट्ठी हुई हैं। प्रमुख क्या मांगे हैं? प्रमुख मांगे हैं कि जो हमारा जो प्रमोशन पॉलिसी रिस्ट्रक्चरिंग अभी जो VRS के बाद लाया उसको बाद से रिस्ट्रक्चरिंग रहे, जिससे हमारे सारे अधिकारियों की इनकी प्रमोशन पॉलिसी सब खत्म हो चुकी है। कोई स्कोप नहीं है कि आगे किसी का प्रमोशन जो जिस डेट में आएगा उसी से रिटायर्ड होगा, सेवानिवृत्त होगा। दूसरा है कि जो हमारे 2017 में हमारी जो अप्रूव हो चुकी थी CPSU के वो की, उसको वापस लागू किया जाए, जिससे सभी का फास्ट प्रमोशन हो, है ना। और E2 और E3 का स्केल जो है, E2 और E3 स्केल स्टैंडर्ड पे स्केल जो PSU सभी PSU में होते हैं, उसी को इसमें BSNL भी एक PSU है तो उसमें इसको लागू किया जाए। तो हमारी सबसे बड़ी मेन मांगे तो ये है। और 4G का और ये तो सारे स्ट्रक्चर जो 4G की मांग जिसे BSNL हित के लिए हम हमेशा 4G की और उनकी लड़ाई लड़ी रहे हैं, वो साथ में इसके साथ। तो एक दिवस धरना ये एक दिवस है, इसके बाद 3 दिन का है। 28 से 30 तक हमारा कंटिन्यूस अंगर स्ट्राइक चलेगी। फिर भी प्रशासन नहीं मानेगा तो हम 3 तारीख को मास ये लेंगे, सारी छुट्टी पे जाएंगे एक साथ, और सारे जो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप से आउट होंगे। फिर हमारा 10 तारीख से दिल्ली में फिर कंटिन्यूस इंडिफिनिट जनवरी से तीनों सभी एसोसिएशन का यूनाइटेड फोरम ऑफ एजुकेटिव एसोसिएशन है, उसके बैनर तले हम सभी देखा गया कि राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मीबाई दमानी स्कूल परिसर में छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। साइकिल वितरण समारोह के दौरान जहां उद्योगपति कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर और समाजसेवी कन्हैया लाल कला कैनू महाराज थे, वहीं इस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश कांग्रेस की महिला पूर्व प्रदेशाध्यक्ष शर्मिला पंचारिया भी मौजूद रहे। इस मौके पर प्राचार्य पंचारिया ने जानकारी देते हुए कि तकरीबन विद्यालय की 160 छात्राओं को साइकिलों का वितरण किया गया। इस मौके पर शाला परिवार के अनेक व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापक भी मौजूद रहे। हालांकि इन दिनों अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही है। अब उसके राज्य सरकार जो है वह 9वीं पास जो छात्रा हैं उन्हें साइकिल वितरण के कार्यक्रम को संपन्न करवा रही है। शाला परिवार के द्वारा यह शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जहां कैनू महाराज ने कहा कि बालिकाएं जो हैं वह समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आइए हम आपको लिए चलते हैं लक्ष्मीबाई दमानी राजकीय सीनियर सेकेंडरी बालिका विद्यालय में, जहाँ पर साइकिल वितरण समारोह संपन्न हुआ। आओ मैडम जी, खाने हो आप कुछ खाओ। फोटो भी ले लिया मैडम, वीडियो सगे अखबार में देना नाइन्थ की बच्चियों को, वेरी गुड, ये बात तो उनको बिल्कुल अच्छे से मालूम है कि 9th की बच्चियों को सरकार साइकिल देती है। क्यों देती है ये पता है आपको? 2007-8 में महाराज साइकिल योजना इसको शुरू किया, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चियां घरों से दूर जाती थी, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो ये बच्चियां साइकिलों पर जाती थी। मिडिल क्लास होने के बाद में हायर स्कूल जो है वो एक गांव में नहीं होती थी, मिडिल स्कूल तो सामान्य तौर पर थी। तो सरकार ने ये बच्चियों की पढ़ाई के लिए, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया। और ये बहुत अच्छी बात है कि आज 2021 खत्म हो रहा है और 2022 आने वाला है।
क्रिसमस डे आने वाला है 25 तारीख को। हम तो इस हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं, सभी धर्मों को पर्वों को मनाते हैं। फिर नया पढ़ने से परिवार, समाज और ये देश आगे बढ़ेगा। इसलिए पूरा का पूरा फोकस खेल और पढ़ाई 2 ही चीज़ों पर होना चाहिए। जो बच्चियां आज एंड्रॉयड फ़ोन से ज़्यादा चिपकी रहती है, अपने आप को थोड़ा सा फ़ोन से डिस्कनेक्ट कर लें, अपने आप को थोड़ा टीवी से डिस्कनेक्ट कर लें, खुद के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहें। हमारे बीच में बीकानेर शहर के प्रबुद्ध व्यक्तित्व हैं ऑनरेबल कन्हैयालाल जी कल्ला साहब। कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर तो है ही, लेकिन आपकी पहचान बीकानेर शहर की भामाशाह और प्रबुद्ध व्यवसायी का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल के छोटे से देखना। If Arjun is batting, why are we cheering for Golu? He isn't even here. Arey, you don't know. He hasn't come so that we don't get infected. Spread of novel coronavirus disease can be stopped. Staying away from public places when you have fever with cold and cough could stop spreading it. Help us to help you. Visit your nearest health facility if you have cough, fever or difficulty in breathing, or contact helpline number 9111 2397 8046. बैठिए मैडम, बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो? ओए बिट्टू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के 2 लड़कियों को बिठा के व्रूम व्रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चलान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। कोरोना के लक्षण क्या हैं? बुखार, सूखी खांसी, थकान, स्वाद या गंध का ना आना। इसके साथ ही कुछ लोगों में कुछ और लक्षण भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि गले में खराश, सर या बदन दर्द, त्वचा पे चकत्ते पड़ना, आंखों का लाल होना या दस्त लगना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और ये 3 चीजें जरूर करें। बीमारी से परिवार वालों को बचाने के लिए थोड़ी दूरी बनाकर रखें, कोरोना की जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह लें। सफाई भी, दवाई भी, कड़ाई भी, जीतेंगे कोरोना से लड़ाई भी। देखिए बाद एक बार आपका स्वागत। गोचर भूमि पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को पट्टा जारी किए जाने का विरोध आज गोसंघ सेवा वालों ने किया है। गो सेवा संघ वालों ने इस बात का भी विरोध किया है कि गोचर की जमीन गायों के रहने के लिए यहाँ पर लोगों ने अतिक्रमण किया। अतिक्रमण करने के बाद में अब उन्हें पट्टे भी जारी कर दिए गए हैं। दिया इस बात का विरोध करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी दिया है। उन्होंने इस बात का विरोध जताया कि सरकार नियम विरुद्ध इन पट्टों को जारी कर रही है। पर्यावरण बचाओ, देश बचाओ, पर्यावरण बचाओ, देश बचाओ। गौ माता की बात करेगा, देश पे राज करेगा, गौ माता को सम्मान देगा। हमारे जो पूर्वज थे उनकी एक सोच थी कि ये आसपास में गौवंश जो निराश्रित गौवंश है वहाँ बरसात के मौसम में पौष्टिक चारा सुलभ हो जाता था। यानी साल में 6 महीने तक पौष्टिक चारा उसको सुलभ हो रहा था। गोचर इसलिए छोड़ी गई थी, कई सेठ साहूकारों ने, कई राजा महाराजाओं ने, कई राज्य सरकार ने ऐसे छोड़ी थी कि आज जो हमारी धरोहर है, हमारी जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जो गाय का जो महत्व है वो वास्तव में ऊर्जावान है। तो इससे अब सरकार ने 15 दिसंबर को जो कैबिनेट में जो निर्णय लिया है कि ये गोचर में जो बसे हुए हैं उनके पट्टे काट दिए जाए। अरे यार, ये गोचर में तो भारत सरकार एक तरफ तो कहती है कि पर्यावरण को बढ़ावा दिया जाए और इससे देश और ऑक्सीजन की मात्रा प्रचुर मात्रा में हो, लेकिन हो क्या रहा है कि कथनी और करनी में एक क्यों फर्क आया है? ऐसे सरकार ने क्यों निर्णय लिया है? मैं कहता हूँ सरकार वापस इस पर पुनर्विचार करे। हमारा देशव्यापी, हमें पूरे राजस्थान में
हर राज्यपाल को ज्ञापन दिया है। अभी हमने जिला कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया है। अभी एडीएम सिटी साहब विराजमान थे, उनको भी हमने निवेदन किया कि भाई जो गाय की जो दिशा है तो गाय कहाँ जाएगी। तो ये हमारा किसी राजनीतिक संकीर्ण सोच का विचार नहीं है। बीकानेर के वेटनरी विश्वविद्यालय में 24 दिसंबर को पशुपालकों का मेला लगेगा। इस मेले में अनेक किसान भी हिस्सा लेंगे। उन्हें समृद्ध खेती और उन्नत पशुओं के बारे में जानकारी दी जाएगी, बल्कि आने वाली जो तकनीक है उस आधुनिक तकनीक के सहारे वे कृषि और अपने पशु के लिए किस तरह से उनकी सुरक्षा कर सकते हैं, उनका संवर्धन कैसे कर सकते हैं, तमाम बातों की जानकारी भी इस मेले के माध्यम से दी जाएगी। लिहाजा वेटनरी विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले इस पशु मेले के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए अगले 3 दिनों में बीकानेर संभाग में घने कोहरे के पड़ने की आशंका जताई। गौरतलब की पश्चिमी विक्षोभ के चलते जहां हल्के घने बादलों की परत छाई है, यहाँ पर शीतलहर का हालांकि प्रकोप तो जो है वो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अब आने वाले 3 दिनों में घने कोहरे के पड़ने की संभावनाएं जताई। खासतौर से गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में यह घना कोहरा जो है वह देखा जा सकता है। मौसम विभाग ने इस बात का अलर्ट जारी किया। हालांकि बीकानेर में लोग सर्दी से बचाव के लिए न केवल अलाव का सहारा ले रहे हैं, बल्कि ढूंढे चेतन करते हुए अपनी रातों को जो है वह कहीं कहीं गपशप के साथ और अपनी चर्चाओं के दौरान बिता रहे। और बात करें हम एक बार फिर से राज्य सरकार के द्वारा खादी खरीद पर जो छूट दी गई उसका लाभ लोग ले रहे हैं। बीकानेर में भी इस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही है, जहाँ खादी प्रतिष्ठानों में भी लोग खादी के वस्त्र खरीदने के लिए उमड़ रहे हैं। हमने सर्वोदय खादी मंडल रिमोत्सव के सत्यनारायण आचार्य से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह से लोग जो है वो खादी वस्त्रों के प्रति अपना रुझान दिखा रहे हैं, बल्कि 50% की जो छूट दी गई है उसका भी लाभ अब शहर के लोग ले रहे हैं। आइए दिखाते हैं उनसे हुई बातचीत के संवाद। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में खादी पर राज्य सरकार ने विशेष छूट दी थी और ये दूसरा अवसर है जब राज्य सरकार ने 35% तक का रिबेट देते हुए खादी पर इस बार 50% की छूट दी है। जयनारायण व्यास कॉलोनी में हम सर्वोदय खादी मंडल रिमोत्सव के द्वारा संचालित खादी भंडार है, यहाँ पर आपको इस छूट का फायदा मिल सकता है। जयनारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर की बहुत पॉश कॉलोनी के रूप में मानी जाती है। यहाँ पर बड़े बड़े शोरूम हैं, बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम हैं, लेकिन अगर खादी की बात करते हैं तो खादी इस इंडिया का, इस देश का सबसे बड़ा ब्रांड है। हम बातचीत करेंगे खादी भंडार के जो संचालक है उनसे और जानकारी लेंगे कि अब चूंकि 31 दिसंबर तक की छूट है, ऐसे में अब तक का जो सफर रहा है छूट को लेकर के, लोगों में रुझान खादी खरीदने को लेकर के जो रहा है उस पर हम बातचीत करेंगे। सत्यनारायण जी, पहले आपका स्वागत है। सत्यनारायण जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए, अब चूंकि आप 10 दिन शेष रहे हैं एक तरीके से, जिस तरह से इस बार खादी में 50% छूट के बाद में जिस तरह का बूम देखा गया, लोगों में एक रुझान देखा गया खादी, चाहे वो शॉल है, चाहे वो स्टॉल्स है, चाहे वो कुर्ते पायजामे के लिए, चाहे वो आपकी खरीदारी कॉटन में है, चाहे आपके अगर वूलन की बात करें जैकेट्स हैं, ब्लेजर्स हैं, कोट है, बहुत सारी खरीदारी इस बार प्रदर्शनियों के माध्यम से मिली है। व्यास कॉलोनी में आपका ये खादी भंडार होना कितना फायदा दे रहा है? बहुत फायदा दे रहा है व्यास कॉलोनी में। और हमारे पास लेडीज शॉल है, चुंदरी के हैं, टाई डाई के हैं, राजीव शॉल है जेंट्स, और सूती खादी में हमारे पास में ये कोटिंग है, पॉली वूल का है, और चादरें भी हैं। ये सब अच्छा 50% छूट होने के बाद मतलब मैं ये मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी का इसमें धन्यवाद करूंगा कि 50% छूट देने से खादी में बहुत काफ़ी इजाफा हुआ है। अच्छा, ये बताएं सर, प्रतिवर्ष इतनी छूट नहीं होती है, क्योंकि ये 50% छूट का लोग फ़ायदा उठाते हैं। लोग उम्मीद करेंगे हर बार सर्दियों में कि इतनी छूट मिले, तो क्या इसे लेकर के कुछ आपकी सोच है कि भाई सरकारों को इतनी छूट मिलनी चाहिए, या फिर ये छूट जो है वो कई बार नुकसान भी साबित कर देती है? नहीं, इस बार आपकी बिक्री ज़्यादा हो गई, अगले वर्ष फिर आपको लगेगा कि अरे यार गत वर्ष का वो छूट से तो फायदा वही है, लेकिन अगर माल बढ़िया है और लोगों को खादी में लोगों का रुझान हुआ है तो लोग अगर खादी खरीदेंगे
और खादी देखेंगे पसंद करेंगे तो कपड़ा देख के मतलब वो छूट का इजाफा ज़रूर हुआ है, लेकिन उसके बाद भी कोई वैसा फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर खादी बढ़िया बनी हुई है और लोग बढ़िया चीज़ को खरीदने में। बीकानेर में जैसे अपन बात करें, अगर गोयल साहब का जैसे भंडार है, या मान लीजिए कैलाश जी पांडे का भंडार है, या श्री कृष्ण जी व्यास का भंडार है, आप भी संस्था चूंकि चला रहे हैं, एक कंपटीशन आपकी संस्थाओं में है ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर और बढ़िया प्रोडक्ट बनाने के लिए? प्रोडक्ट तो करीब करीब तो एक सही है, एक सही है। उसके बाद भी इजाफा वैसे बुनकरों को हम प्रोत्साहन देते हैं कि भी थोड़ा अच्छा करें, थोड़ा बढ़िया करें, और अब इजाफा होता भी है। इस बार खादी में हमने देखा टाई डाई के भी कुछ जो है वो शॉल्स बाजार में हमें देखने को मिले। क्या आपकी संस्था जो है वो टाई डाई के है ना शॉल हमारे पास, टाई डाई के शॉल है। तो ये जो खादी में नवाचार आया है, खादी में जिस तरह का वेरिएशन आया है, ये से लेकर के लोगों का रुझान बढ़ा है खादी खरीदने के लिए? बिल्कुल बढ़ा है। पहले केवल चुंदरी होती थी, अब टाई डाई होने से थोड़ा लोगों में एक बदलाव आ गया कि एक शॉल ये नहीं, दूसरा हर साल चुंदरी ले, अब टाई डाई भी ले सकते। भाई बीकानेर जो है या राजस्थान जो है, मैं बीकानेर में अगर स्पेसिफिक बात करूं आचार्य जी, तो यहाँ पर वुलन की जो है वो ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग है। चूंकि हम कॉटन में कम हैं अभी, या पॉली में कम हैं, या जैसे अपन माने कि 12 महीनों में 1.5 महीने का 2 महीने का सीजन वुलन का होता है, बाकी पूरे साल तो आपके कॉटन और उस तरह की चीज़ें चलती है, चाहे आपके उसमें सिल्क हो या कॉटन हो। लेकिन उस तरह की जो क्वालिटी है वो बीकानेर में क्यों नहीं बन पा रही है? बीकानेर में किस तरह के बुनकर सूती खादी बनाने वाले नहीं है, इसलिए हमें क्या यूपी से या जयपुर से या अहमदाबाद से वहाँ से मंगवानी पड़ती है। मतलब और ट्रेड करते हैं फिर इसका सूती खादी ट्रेड करते हैं, और ये मैन्युफैक्चर जो हम करते हैं वो हम उनको उसमें दे देते हैं, ये विनिमय हो जाता है, वस्तु विनिमय हो जाता है। तो वहाँ के बुनकर है वो ऊनी नहीं बना पाते हैं, सूती बनाते हैं, हम सूती यहाँ से ऊनी उनको भेज देते हैं, सूती मंगवा लेते हैं। इस बार जैसे राज्य सरकार ने राज्य की जो खादी संस्थाएं थी उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर इतनी बड़ी छूट थी, और राज्य के बाहर की बाहर वाली जो उनके पर 25% हम छूट 15% है, 10% संस्था ने एक्स्ट्रा करके 25% तक कर दी। तो उनकी बिक्री कैसी रही है? उनकी बिक्री कम रही है थोड़ी, बाकी फिर भी ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। सिल्क को लेकर के किस तरह का मार्केट? सिल्क हमारे पास हमारी संस्था नहीं मंगाती है, और सिल्क का हमारे पास प्रोडक्ट है नहीं। क्योंकि आप जिस एरिया में है वहाँ पर बड़ा बूम है ग्राहकों का, अगर आप रखेंगे यहाँ पर सिल्क तो लोग यहाँ पर आएंगे। अब रखेंगे। तो चूंकि अब आप इसको रेनोवेट करा दिया है, मुझे लगता है आप यहाँ पर ग्रामोद्योग के प्रोडक्ट भी रख पाएंगे, और खादी ग्रामोद्योग हर्बल के प्रोडक्ट हम जल्दी ही 5-7 दिन में ही उपलब्ध करवाएंगे यहाँ पे। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप? बस हम तो यही दर्शकों को कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस लाभ का उठाएं, छूट का जो 10 दिन है फ़ायदा उठाएं। ये 31 तारीख तक है, जिसमें लेडीज शॉल है हमारे पास, जेंट्स शॉल है, और अभी भी काफ़ी वैरायटी बची हुई है। हाँ, अभी भी वैरायटी है, सीमित समय में फ़ायदा उठा लें। आगे का सरकार का तो अलग है, कितना हो क्या हो, लेकिन अभी जो मिल रहा है वो बढ़िया है। चलिए, ये थे हमारे साथ में सत्यनारायण जी, और काफ़ी मुद्दों पर हमने बातचीत की। चूँकि रेडबल सर की संस्था बीकानेर के इस पॉश इलाके में जैन एंड व्यास कॉलोनी में शोरूम के रूप में है, खादी भंडार के रूप में है। यहाँ पर हर्बल खामोद्योग प्रोडक्ट मिलेगा हमारे ग्राहकों को। इसके अलावा खादी की तो बड़ी रेंज यहाँ पर है। अब चूँकि केवल 10 दिन ही बचे हैं, जो खास छूट है इस बार 50% की, तो दर्शकों को हम भी गुजारिश करेंगे कि वे जैन एंड व्यास कॉलोनी के इस खादी भंडार पर आकर के और अपनी मनपसंद के खादी उत्पाद जो हैं वो देखें और इसे खरीदें। मैं ज्योति प्रकाश रंगा, साथी कैमरा पर्सन शंकर सारस्वत के साथ RM न्यूज़। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नए गतिविधियों के साथ इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज़ रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।